गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स सीरीज शुरू की थी, उसमें अपना जो आज का टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, और वैसे ये ना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अरे एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। कोलिजन थ्योरी आपका संघट सिद्धांत, संघट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें अभिकारक के अणु क्या करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं। या जनरली अगर बात करें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया के दौरान रिएक्टेंट्स जो होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनके अणुओं के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, और जो आपके प्रोडक्ट है उनके अणुओं के या परमाणुओं के बीच में नए बॉन्ड बनते हैं। तो रिएक्टेंट जो भी आपके रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने के लिए कम से कम उसमें जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, उनके बीच में आपस में टक्करें होनी चाहिए। उन्हीं टक्करों को क्या बोल रहे हो आप, संघट। प्योर हिंदी वर्ड है आपका संघट, या फिर आप बोल सकते हो कोलिजन। कहने का मतलब अभिकारक के अणु जो होते हैं वो आपस में टक्कर करते हैं, फिर उसकी एनर्जी में चेंजेज आता है, और उस चेंजेस के बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या अभिकारक अणुओं के बीच में क्या होती है, आपकी टक्करें होती है। अब देखिए, ये जो टक्कर जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा संख्या में टक्करें होंगी, उतनी ही ज़्यादा आपके अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा। अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका संघट सिद्धांत है या जो कोलिजन थ्योरी है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, संघट सिद्धांत के 3 मुख्य बातें क्या होती है। सबसे पहला तो अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करें। ठीक है, उसके बाद में है सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, और उसके बाद में क्या होता है आपका अणुओं का अभिविन्यास, अणुओं का अभिविन्यास। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जब अभिक्रिया होती है, ध्यान देना एक बार, सबसे पहले तो क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होनी चाहिए। अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होनी चाहिए। ये जो आपकी पहली चीज़ है, ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट और नेसेसरी आपकी कंडीशन है कि अभिक्रिया को होने के लिए कम से कम अभिकारक अणुओं के बीच में क्या होनी चाहिए, टक्कर होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में, उस टक्कर के बाद में यहाँ पे जो आपके एनर्जी है उसका मान सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो, ताकि वो क्या बना सके, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या सक्रिय संकर का निर्माण कर सके। और इसी के साथ साथ देखिए, अणुओं का जो अभिविन्यास है, जो ओरिएंटेशन होता है, अणुओं का जो ओरिएंटेशन है वो किस हिसाब से है या किस डायरेक्शन में है, वो भी आपके अभिक्रिया वेग को या बनने वाले प्रोडक्ट को प्रभावित करता है। तो देखिए, यहाँ पे 3 चीज़, सबसे पहले अणुओं के बीच में क्या होना चाहिए, टक्कर होनी चाहिए। उस टक्कर के बाद में अणुओं की सक्रियण ऊर्जा का मान इतना होना चाहिए, मतलब अणुओं की एनर्जी का मान इतना होना चाहिए कि वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो। कम होगा तो आपकी अभिक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, इस दौरान ये जो आपका प्रोसीजर हो रहा है, उस दौरान अणुओं का अभिविन्यास भी क्या होना चाहिए, सही डायरेक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज आपकी रिएक्शन नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये आपका प्राइमरी और नेसेसरी कंडीशन है, ये दोनों है आपकी सेकेंडरी और साइमल्टेनियस कंडीशन है। ये दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ चलती है। तो कहने का मतलब देखिए, अगर आप लोगों ने कहा कि हाँ अणुओं के बीच में टक्कर हो रही है, सक्रियण ऊर्जा का मान भी उनका जो है, मतलब एनर्जी का मान भी सक्रियण ऊर्जा के बराबर है, लेकिन अगर ओरिएंटेशन सही नहीं हो तो भी अभिक्रिया नहीं होगी। सपोज आप लोगों ने जैसे 100 मॉलिक्यूल्स या इससे भी ज़्यादा है ना, किसी भी जो आपका कंटेनर है उसमें डाल दिए, और वहाँ पे जो भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी, तो क्या आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभिक्रिया कंप्लीट, पूरे के पूरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ये ज़रूरी
नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सभी अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, या फिर अणुओं का ओरिएंटेशन सही डायरेक्शन में हो ये ज़रूरी नहीं है। सपोज ये जैसे मेरे पास ये पेन है, अब मेरे को क्या है, जैसे ये पेन है और मेरे को इस पेन के ये कैप लगानी है, ठीक है, मेरे को इस पेन की ये कैप लगानी है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको यहाँ पे ये लगाऊं, ठीक है, दोनों के बीच में टक्कर हो गई, एनर्जी भी खूब दे रखी है कि फास्टली आके ये इससे टक्कर कर रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन देखिए, कितना ही फोर्स लगाया जाए, कितनी ही एनर्जी के साथ लगाया जाए, लेकिन इस पेन के साथ मैं इस कैप को नहीं जोड़ सकती, क्योंकि अगर ये आपका डायरेक्शन ये होती तो ये आपका ये इसके साथ जुड़ सकता है। तो कहने का मतलब किसी भी रिएक्शन को सेम ऐसे ही होता है, किसी भी रिएक्शन में अभिकारक जो अणु होते हैं उनको सबसे पहले ज़रूरी कंडीशन क्या है कि टक्कर होनी चाहिए, वो भी और टक्कर होने के साथ वहाँ पे एनर्जी का मान इतना होना चाहिए ताकि वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो सके, और फिर उसके साथ साथ उसका ओरिएंटेशन देखा जाता है। कहने का मतलब कोलिजन थ्योरी में अपने को ये 3 चीज़ें स्टडी करनी होती है, ठीक है, कि अगर कहने का मतलब अगर 10 अणुओं के बीच में टक्कर हुई तो क्या 10 के 10 अणुओं से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें डिपेंड करती है कि उनकी सक्रियण ऊर्जा का मान कितना है और अणुओं का अभिविन्यास क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऐसी वाली टक्करें जिनसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निर्माण होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रभावी टक्कर, या आपके क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स बोला जाता है, कि ऐसी टक्करें जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये आपका पेन था, उससे आप कैप नहीं जोड़ सकते, उसके कैप लगानी है, लेकिन इस डायरेक्शन से क्या कैप लगा सकते हो? कभी नहीं लगा सकते। तो कितनी भी टक्कर हो, कितनी भी एनर्जी के साथ हो, लेकिन आपका ओरिएंटेशन तो सही है ही नहीं। ओरिएंटेशन क्या कहता है कि आपको कैप ऐसे लगानी है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आपके है 3 कंडीशंस पूरी होगी, उसी कंडीशन में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तभी तो कई बार ये बोला जाता है जैसे 100 मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट के हैं, लेकिन उससे 80 या मैक्सिमम आपके 90% किस में कन्वर्ट हो पाता है? आपका वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है, बाकी तो रिएक्टेंट ऐसा का ऐसा ही बच जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के लिए अपन एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है, सीधा सा है, जैसे आपके पास ये आपका x, ठीक है, कोई भी आपका रिएक्टेंट है, इसके y के साथ जुड़ता है। अगर ये इस डायरेक्शन में जुड़ेगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, आप लिख सकते हो नो रिएक्शन। लेकिन ये अगर ये इस डायरेक्शन से जुड़े x, और ये आपका x है, और यहाँ पे इसके साथ ये y और ये y, अगर इनके बीच में टक्कर हो, मतलब ये x मॉलिक्यूल ऐसे है और y यहाँ से आ रहा है, और अगर ये इस तरीके से टक्कर करेंगे, देखिए अगर इस तरीके से टक्कर करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये x इस y के साथ, ये x इस y के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर इस डायरेक्शन से जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर इस तरीके से जुड़ेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, चाहे आपके कितनी भी एनर्जी हो। टक्कर भी हो रही है, एनर्जी भी हो रही है, लेकिन ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। ऐसे ही देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लोग एक रिएक्शन है वो पढ़ते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है? CO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे करवाऊँ कि ये है आपके पास C और ये क्या है? O। अब आपको क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन की इसके साथ टक्कर करवानी है। अगर आप इसके साथ इसी डायरेक्शन में टक्कर करवाओगे तो देखिए ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप इसी को ऐसे करवाते हो, ये आपका ऑक्सीजन है और ये यहाँ पे क्या है? कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन आके ऐसे जुड़ता है, ये आपका ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कोलिजन, जैसे ही इनके बीच में कोई भी कोलिजन होगी तो देखिए ये आपका ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा, और जैसे ही ये इसके साथ अटैच होगा तो आपको पता है CO2 इस फॉर्म में बनती है, ये C, ये O और ये O, मतलब ये CO2 बन गई और ये ऑक्सीजन का एक परमाणु बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट्स के बीच में जो कोलिजन होती है, टक्कर होती है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऐसा ही एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने आपके यहाँ पे या फिर आप जनरल जो SN2 रिएक्शन है, ठीक है, जनरली जो SN2 रिएक्शन है उसका एक एग्जांपल देखते हैं। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? CH3 Br
और यहाँ पे OH माइनस। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? CH3OH प्लस Br माइनस। ये रिएक्शन होती है। ये SN2 अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए, अगर आप यहाँ पे ऐसे करवाते हो कि ये कार्बन और इस कार्बन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, ये आपका Br है। अगर यहाँ पे ये OH माइनस है, वो इस ये Br, तो आपको पता है ब्रोमीन आपका हेलोजन है और हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये इसी डायरेक्शन में जाके जुड़ेगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिएक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब अगर ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कैसे होगी? जैसे यहाँ पे ये है, ये आपका कार्बन और इससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? Br यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जिस भी डायरेक्शन में Br जुड़ा हुआ है, OH क्या करेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन से इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि पता है ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वाले पे नेगेटिव चार्ज का अगर आप अटैक करवाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, वहाँ से रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे जब Br जिस भी डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है, सपोज अगर Br इस डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है तो आप OH को इस डायरेक्शन OH यहाँ से अटैक करेगा। क्योंकि कहने का मतलब ये जो आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा इसके जो लिविंग ग्रुप है, जो निकलने वाला ग्रुप है, उसके बैक साइड से ही अटैक करेगा। यहाँ पे क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका सब कुछ बनेगा। ये कार्बन OH यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये SN2 का एग्जाम्पल है। इसमें भी क्या होता है? ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो कहने का मतलब कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ये जो कोलिजन थ्योरी अपने को ये बताती है कि कोलिजन थ्योरी में कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो किस किस कंडीशन, मतलब उसके लिए नेसेसरी और रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या क्या है। मतलब सबसे पहले अणुओं के बीच में टक्कर होना ज़रूरी है और उससे अणुओं का सक्रियण होना जरूरी है, या उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो जाए, या फिर और उसी के साथ साथ अणुओं का जो अभिविन्यास है, ओरिएंटेशन है, वो भी सही होना चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि सभी की सभी जो टक्करें होती हैं अणुओं के बीच में, उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। वहाँ पे आपको सक्रियण ऊर्जा और उनका अभिविन्यास भी देखना होता है, ठीक है। और जैसे जैसे, वैसे भी आपको पता है, जैसे जैसे टक्करें बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता रहता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी और ओरिएंटेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उसके बाद में देखिए अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग संगत सिद्धांत के हिसाब से अभिक्रिया वेग ऐसे लिखा जाता है। संगत सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया वेग, तो कहने का मतलब अभिक्रिया वेग कैसे हो जाएगा? अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू होता है Z e की पावर माइनस EA अपॉन RT। और यहाँ पे Z क्या होता है? इसको बोला जाता है आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संघट आवृत्ति। ये क्या है? Z क्या है यहाँ पे? इसको बोला जाता है संघट आवृत्ति, संघट आवृत्ति, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो जाएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या क्या कहलाएगी? आपकी संघट आवृत्ति। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी संघट आवृत्ति। और यहाँ पे एक आपका फैक्टर और काम में आता है, तो अभिक्रिया का वेग, मतलब इसी में करेक्शन करके कई बार ऐसे अब नया जो आपका एक्सप्रेशन है वो अभिक्रिया वेग ऐसे लिखा जाता है, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू P Z e की पावर माइनस EA अपॉन
RT, ऐसे भी लिखा जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे ये जो P क्या है, P को बोलते हैं त्रिविम कारक, ठीक है। P क्या है आपका त्रिविम कारक है, और या इसको प्रायिकता कारक भी बोलते हैं, त्रिविम कारक या प्रायिकता कारक। और Z क्या है आपके वही संघट आवर्ती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी अपने को क्या बताती है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, उसमें रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्मेशन के लिए आपको नेसेसरी और रिक्वायर्ड कंडीशंस कौन कौन सी है, कौन सी आपके आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले टक्कर होना चाहिए, उनका सक्रियण होना चाहिए और उनका ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कोई जो छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं वो आप एक बार बुक से देख लेना। वैसे यहाँ पे कुछ भी 12th बोर्ड तक का कुछ भी नहीं छूटा है। इवन यहाँ पे आपके नीट के आने वाले क्वेश्चंस भी बहुत काफ़ी तो हो चुके हैं, और आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग क्या करें, खुद उनको सोल्व करने की कोशिश करें। जो नहीं आता है आप लोग उसको मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आया था, एक बच्चे का कमेंट आया था, उन्होंने अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम यहाँ से आप अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालोगे। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए अपने पास अभिक्रिया की कोटि निकालने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए अपने पास मेथड हो सकते हैं कि एक तो ग्राफिकल मेथड हो सकता है कि आप लोगों को ग्राफ दे दे, किसमें, लॉग के में, या फिर आपका टी के साथ समय के साथ ग्राफ दे दे, हाफ लाइफ का आपका कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ दे दे, तो आप लोग वहाँ से क्या निकाल सकते हो, कोटि निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ दे दे तो आप कोटि निकाल सकते हो कि दिए गए ग्राफ में आपके कोटि कौन सी होगी, क्या अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। और फिर उसमें एक आपका और आता है कि जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसका जो आपका लीनियर जो ग्राफ बनता है उसमें स्लोप कैसा आएगा, वैसे वो तो ग्राफ के हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, कोटि निकाल सकते हो। एक आपका आता है कि रेट लो एक्सप्रेशन होता है। रेट लो एक्सप्रेशन में देखिए जैसे आपके पास दे रखा है वेग इज इक्वल टू के, कोई भी आपका x मतलब रिएक्टेंट है उसकी पावर दे रखी है 1.5, y की पावर दे रखी है आपकी आपका कितना दे रखा है -1, z की पावर दे रखी है 0। तो अब बताइए इस रेट एक्सप्रेशन में आपके कोटि क्या होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कोटि का क्या मतलब होता है। अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है कि आप लोग ये जो आपके जो जितनी भी घाताएं लगाई हुई है इन सब घातांकों का योग ही क्या होता है, कोटि। तो यहाँ पे अगर आप इसकी कोटि की बात करो तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 1.5 -1 + 0। टोटल आपके ऑर्डर का मान कितना आ गया 0.5। ये आपका कमेंट मतलब किसी स्टूडेंट ने पूछा था तो ये उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और आपके कोटि निकालने का एक तरीका और होता है, उसको देखिए। देखिए कोई भी रिएक्शन अगर आपने को गिवन है, जैसे आपके पास है A + B, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Y में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखती हूँ फिर उसके हिसाब से देखते हैं। यह एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन देखिए फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसकी जगह इन्होंने अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए एक आपका एक मेथड ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो तो आप लोग देखिए उससे ऑर्डर कैसे निकालते हो। आपके पास क्वेश्चन है 2NO + 2H2, ये आपके पास रिएक्शन है और यहाँ से आपको क्या निकाल N2 + 2H2O, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे NO की कंसंट्रेशन दे रखी है और H2 की कंसंट्रेशन दे रखी है और किसका मान दे रखा है, रेट का मान दे रखा है, ये मान दे रखे हैं आपको।
फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये मान आप लोगों को गिवन है। तो एक बार सबसे पहले देखिए इन्होंने दिया है 5 × 10⁻³ ये है आपका 1.0 × 10⁻⁻² और ये है 1.0 × 10⁻⁻²। ठीक है, ये है 2.5 × 10⁻³ और ये है 5.0 × 10⁻⁻3। ऐसे ही रेट की इन्होंने जो वैल्यूज़ दी है, एक बार वो रेट की वैल्यूज़ देखिए। 3 × 10⁻⁻5, 1.2 और ये है 2.4 × 10⁻⁻4 × 10⁻⁻4। देखिए यहाँ पे मैंने यूनिट्स नहीं लगाई, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या किया, रिएक्शन दे दी और उस रिएक्शन के हिसाब से आप लोगों को क्या है, NO की कंसंट्रेशन दी है, H2 की कंसंट्रेशन दी है और उस टाइम आपका रेट का मान दिया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे देखिए अगर NO की कंसंट्रेशन ये है तो उस टाइम H2 की कंसंट्रेशन ये होगी तो रेट का मान ये आएगा। अगर आपके पास NO की कंसंट्रेशन ये है, H2 की ये है, तो रेट का मान ये आएगा। तो अब अपने को यहाँ से अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालनी है वो एक बार ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अपन रेट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभिक्रिया के हिसाब से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा KNO और यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि अपने को नहीं पता, अपने को ये डायरेक्ट ये थोड़ी लिखना है, ये लिखना होता तो 2 और 2 4 वैसे ही कोटि बता देते। नहीं, मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ के लिए आप रेट एक्सप्रेशन ऐसे लिखोगे, इसको x मान लीजिए और H2 इसको क्या मान लीजिए आप, y मान लीजिए। अब अपने को अगर x और y की वैल्यूज़ पता हो जाए, क्या हो, अगर अपने को x और y की वैल्यूज़ पता हो जाए तो उस कंडीशन में आप इसके लिए कोटि बता सकते हो। कैसे, x और y की वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकालते कैसे हैं, सबसे पहले देखिए जो भी यहाँ पे वैल्यू है, सबसे पहले सपोज मैंने इसको a मान लिया, क्या मान लिया मैंने इसको a, अगर ये a हो जाएगी तो ये क्या है आपकी कितनी हो जाएगी, इससे जस्ट डबल है। कितनी वैल्यू थी, एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, ये आपकी वैल्यू है, ये है आपका 1.0। ठीक है, तो एक तरीके से आप इसको कितना लिख सकते हो, ये इसकी जस्ट डबल है, डबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप क्या हो जाएगी 2a। अगर ये a मान रहे हो तो ये कितनी हो जाएगी 2a होगी या नहीं होगी, ये इसकी डबल है। इसको अगर आप b मान रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, ये भी उसी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी b। ठीक है, तो देखिए ये 2a की 2a ही रहेगी। देखिए इस वैल्यू को मैंने अगर a माना है तो ये कितनी हो जाएगी 2a, तो ये 2a है तो ये भी कितनी हो जाएगी 2a। यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को मैंने कितना मान लिया, सपोज b मान लिया, तो और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी b, तो ये कितनी हो जाएगी 2b। यहाँ पे इसको मान लीजिए आप r1, ये हो जाएगा आपका r2 और ये हो जाएगा आपका r3। ठीक है, क्योंकि तीनों वैल्यू अलग अलग है, r1 r2 r3। तो देखिए अब अपने को क्या करना है, ये जो आपकी अगर मैं यहाँ पे ये करती हूँ कि r2/r1 लिख लिया मैंने, क्या लिखा है r2/r1। अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ तो r2 से आप लोग क्या निकाल सकते हो k, और यहाँ पे देखिए r2 ये है आपका, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, r2 हो जाएगा आपका NO, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये x मान रखी है आपने, और H2 की कंसंट्रेशन कितनी मान रखी है, मतलब सॉरी इसकी पावर कितनी मान रखी है y, तो ये हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, फिर उसके लिए R1 के लिए सेम वही K, NO की कंसंट्रेशन x और H2 की कंसंट्रेशन y, यही तो मान रखी है आप लोगों ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो K तो K से कैंसिल हो जाएगा, NO किसके लिए, R2 के लिए NO का मान कितना है, ये 1 × 10⁻⁻²। ठीक है, अपॉन कितना है, A के लिए निकालना है तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻3, ये हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका x, ये भी कितना है x। और इसके लिए देखिए b के लिए S2 के लिए ये आपकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ इसकी वैल्यू सॉरी इसकी पावर y और इसकी पावर भी y, ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर x हो जाएगा, इसका जस्ट डबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x। R2 की वैल्यू रखिए, R2 की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन R1 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, इसको एक बढ़ाओगे तो ये इधर से कम हो जाएगा, ये आपका कितनी वैल्यू हो जाएगी 2, सॉरी ये कितना आ जाएगा 4 आएगा। 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2 की पावर x। तो देखिए यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ पे अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये वाली भी सेम आएगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ पे ऐसे ही आप लोगों को किसकी निकालनी है y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे R3 अपॉन R2 करोगे। ठीक है, तो देखिए R3 अपॉन R2 करोगे तो ये दोनों चीज़ें सेम है, ये कट जाएगी, दोनों चीज़ें सेम है तो ये कट जाएगी, अपने पास क्या रहेगा आपका R3 ये अपॉन ये, तो ये हो जाएगा आपका ये जो आपकी k, और इसको मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ, केवल जो चीज़ डिफरेंट है केवल मैं उसको लिख रही हूँ। तो आपके पास आएगा ये 5 इंटू 10⁻⁻³ अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ऐसा ही है, इसके पावर क्या है आपका y। तो ये R3 की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन ये है आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻4। इसको आप इससे कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल करोगे, सॉरी एक बार इसको आप लिख लीजिए 2 की पावर क्या आ जाएगी है y। अगर आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 की पावर y। तो देखिए आप इस यहाँ से 1 मान सकते हो 2 की पावर 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो देखिए इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू 1। तो देखिए ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगी आपके थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कहने का मतलब अगर आप लोगों को जो रिएक्टेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन दे रखी है और रेट के मान दे रखे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग उसकी कोटी कैसे निकालते हो वो आप लोग इस पूरे प्रोसीजर से आप कोटी निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपका जो केमिकल काइनेटिक्स आप जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। केमिकल काइनेटिक्स में जो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भेज देना, तो मैं उसको सोल्व करके बता दूंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने के बाद में अपन कोई भी नेक्स्ट टॉपिक जो आपका वो शुरू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।